नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हम शेयर फॉर फ्यूचर। चल भी मनन, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं शेयर फॉर फ्यूचर। जैसे ही हम पिछला कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करते हैं, मुझे लगता है वो लास्ट है, उससे खतरनाक या उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगली क्लास में आ जाता है। अब आज मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि इससे खतरनाक टॉपिक कल वाली क्लास में आ जाएगा। बस ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, टॉपिक ये लास्ट है। कल जो हम करेंगे प्रोराटा प्लस फॉर फ्यूचर को मिक्स करेंगे। अब बात करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर की। अभी तक आने किधर सामने, अभी तक हमने क्वेश्चन में 8 एंट्रीज की थी, मतलब कि 4 ईएमआई मंगवाने की। लेकिन कई तरह के ना डीठ लोग होते हैं सर, वो क्या करते हैं, डीठ लोग क्या करते हैं, शेयर अप्लाई कर देते हैं, पहली ईएमआई पे कर देंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मांगो देंगे नहीं, या फिर अलॉटमेंट का दे दिया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, पलक इधर, या फिर फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए फाइनल कॉल के नहीं दिए। सिंपल मतलब ये है कि जितने उनकी लाइबिलिटी है, उनकी लाइबिलिटी 10 रुपए जितनी तो है ना, कि अगर मैंने शेयर का प्राइस 10 रुपए रखा, इधर सुन ले, अगर मैंने शेयर का प्राइस 10 रुपए रखा तो 10 रुपए तो उनको देने ही है, चाहे 10 रुपए वो इकट्ठे दें चाहे 4 ईएमआई में दें। लेकिन वो क्या करते हैं, एक ईएमआई के बाद या 2 के बाद या 3 के बाद अगली ईएमआई पे नहीं करते। अब इस केस स्टडी में जितना मैंने आपको समझाया, क्या आप लोग एक आंसर दे सकते हो? एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, कम से कम हर शेयर होल्डर ने कौन से पैसे भर दिए होंगे? अगर आपको ये समझ में आ गया, इसका मतलब ये है कि आपकी कहानियां पिछली क्लासेस से अपडेट चल रही हैं। अगर आपको इतना पता लग गया कि कम से कम हर बंदे ने एप्लीकेशन के पैसे तो दे ही दिए होंगे, क्योंकि कंपनी तो शेयर होल्डर शेयर्स ही अलॉट उसी को करती है ना जिसने पहले शेयर्स अप्लाई किए होंगे। और शेयर अप्लाई करने की पहली कंडीशन होती है, भाई साहब पहले पैसा जमा कराओ, 10 रुपए में से 2 रुपए या 3 रुपए या 4 रुपए, जो भी एप्लीकेशन का रेट होगा। तो इसका मतलब है कंपनी फिर बार बार उसको इन्फॉर्म करेगी कि भैया अपने पैसे दे जाओ, लेटर भेजेगी, ईमेल डालेगी, व्हाट्सएप करेगी आज के जमाने में। फिर भी अगर कुछ इंफॉर्मेशन के बाद या कुछ इंटीमेशन के बाद वो कंपनी में अपने पैसे देने नहीं आता, बताओ कौन से पैसे देने नहीं आ रहा? या अलॉटमेंट के, या फर्स्ट कॉल के, या फाइनल कॉल के। कंपनी बहुत सारे उसको इंटीमेट करने के बाद उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। इसी को बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर, कि भाई साहब अब आपका नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर से, रजिस्टर ऑफ मेंबर जो भी होता है, वहां से हम आपका नाम काट रहे हैं, और आपने जो भी पैसे भरे हुए हैं वो भी आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो डिफॉल्ट किया, एक काम करो जितना पैसा भरा हुआ है वो दे दो, वो पैसा शेयर होल्डर के लिए जीरो हो जाएगा, कंपनी वो वाला पैसा अपने पास फॉरफिट करके रख लेगी। अब दिक्कत कहां पे आती है, यहां पे इधर सुनो, हुआ क्या, कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं, ठीक है जी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर्स वाले जो थे वो धोखेबाज निकले, जिनके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। तो कंपनी ने इन 800 शेयर्स को कैंसिल करके इनका पैसा अपने पास जब्त कर लिया। फॉर फ्यूचर की हिंदी होती है जब्त करना। सुनते हैं हम कई बार पब्लिक इनकम टैक्स वाले या पुलिस वाले किसी का सामान जब्त कर लेते हैं जो इलीगल है, तो फॉरफिट का हिंदी क्या बनी? जब्त करना। कंपनी ने 800 वाले जो डीठ लोग थे, 1 लाख में से सिर्फ 800 वाले डीठ लोग थे। आपको पता है हमेशा एक्सेप्शंस होती हैं, हमेशा क्लास में टॉपर भी होंगे, फेलियर भी होंगे, एवरेज भी रहेंगे। तो ये कौन से लोग हैं? ये डीठ लोग हैं, जितना मर्जी इनको इंफॉर्मेशन दे दी नहीं हुआ जी। अब कंपनी में 1 लाख की 2 कैटेगरी बन गई। एक तो 99,200 वाले शेयर्स हैं, इन्होंने तसल्ली से और गुड फेथ में अपने सारे पैसे, अपनी सारी ईएमआई भर दी। बाकी जो रह गए 800 वाले, अब कंपनी ने इन 800 वालों को कैंसिल कर दिया और इनके पैसे भी अपने पास जब्त कर लिए। सर कौन से पैसे? एप्लीकेशन के तो पक्का ही हैं, अगर तो उसने अलॉटमेंट तक पे कर रखे हैं तो अलॉटमेंट के भी जब्त कर लेगी। अगर उसने फर्स्ट कॉल के भी पे कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, तब भी सारे पैसे जब्त कर लेगी। क्रक्स ये निकल रहा है, मतलब आप जो ईएमआई पे नहीं करोगे उससे ठीक पहले वाले सारे पैसे कंपनी अपने बना लेगी। ये बात समझ में आ गई? ये तभी तो पनिशमेंट मिलेगी सामने वाले को, और चलते ही बंदा पनिशमेंट से है। वो तो कंपनी सारा कुछ देती है, नोटिस देती है, 14 दिन में दे दो, 15 दिन में दे दो, 1 महीने में दे दो, 2 बार इन्फॉर्म कर दी, 3 बार इन्फॉर्म कर दिया। अब दिक्कत है 800 शेयर फॉरफिट हो गए। अब आप देखो कंपनी के हिसाब से सोचो, कंपनी के पास 99,200 शेयर्स पड़े हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड, ये तो लायक बेटे निकल आए। 800 शेयर पड़े हैं अलग से, जबकि कंपनी ने आईपीओ निकाला था 1 लाख शेयर का, तो ये 800 शेयर थोड़े अलग, मतलब खराब सेब पड़े हैं ऐसे समझ लो। या तो इन शेयर्स को भी बेच दो,
या फिर इन जो ऊपर वाला आईपीओ है, या तो उस आईपीओ को 99,200 पे ले जाओ, जो पॉसिबल नहीं है। कंपनी क्या करती है, मार्केट में जाती है, इन 800 शेयर्स के लिए नया खरीददार ढूंढती है। बात समझ में आई? कंपनी के पास 800 शेयर जो पड़े हैं वो तो कैंसिल हो गए, अब इन 800 शेयर का कोई भी मालिक नहीं है कंपनी में, तो हम पहले 99,200 वालों को बोलते हैं कि भैया हमारे पास 800 शेयर आए हैं, एक किसी ने खरीदने हैं तो बताओ। लेकिन नए वाले जो 800 शेयर हैं, अगली लाइन इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना, जो अगले 800 शेयर हम बेचने वाले हैं उसकी हम 4 ईएमआई कभी नहीं बनाएंगे, इसको पूरा 10 रुपए का 10 में बेचेंगे। मतलब री इश्यू कर रहे हैं जिन शेयर्स को, उसके ऊपर ईएमआई नहीं बनाएंगे। यार सोच के देखो, ईएमआई वाले तो 1 लाख शेयर चल रहे थे ना, उसका प्रोसेस तो खत्म हो गया, तो कंपनी 10 रुपए अभी तक सारे मांग चुकी है ना, बाकी 99 वालों ने तो पे कर दिए। अब 800 वालों के लिए ईएमआई थोड़ी बनाएंगे भाई साहब, 1 लाख में से 1000 या 800 के लिए ईएमआई बनाने लगेंगे? नहीं जी नहीं। एक काम कर देते हैं, आपको पहले हम ऑफर दे रहे हैं, ऐसा कौन किसको बोल रहा है बताओगे? कंपनी वाले बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, 99,000 वालों को, अगर आपको कंपनी में थोड़े शेयर और चाहिए, 800 है हमारे पास, आपको जितने खरीदने हैं खरीद लो, या तो उनमें से खरीद ले ठीक है, नहीं तो पब्लिक वाले खरीद लेंगे। पहला मौका किसको दिया जाएगा? एग्जिस्टिंग वालों को। उनमें से किसी ने नहीं खरीदे तो पब्लिक में बेच देंगे। पब्लिक में बेचने की पहली कंडीशन, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से, कभी भी 800 शेयर की ईएमआई नहीं बनाई जाएगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सीधा 10 वाला बेच देंगे। लोग कहेंगे यार आप खराब सेब बेच रहे हो, मतलब आप हमें वो शेयर्स बेच रहे हो जो किसी के आपने फोरफिट किए हुए हैं। सस्ता बेचना है तो हम खरीदने के लिए तैयार है, मार्केट में ऐसे ही चलता है ना, सेकंड हैंड सामान मार्केट में असूल है, यही चलता है भाई साहब, 10 वाला सामान 8 में बेचते हो तब हम खरीद लेंगे, 9 में बेच दो। कंपनी क्या ये वाले शेयर सस्ता बेच सकती है? द आंसर इज यस। ये वाले शेयर को डिस्काउंट पे बेचना अलाउड है, ये वाले शेयर्स को डिस्काउंट पे बेचना अलाउड है, ये वाले शेयर को डिस्काउंट पे बेचना अलाउड है, ये वाले शेयर को डिस्काउंट पे बेचना अलाउड है। अगर मैंने आपको इतना बोर कर दिया तो इसका मतलब है इस लाइन का कोई ना कोई महत्व है। नॉर्मली आप लोग बताओ, अब मैं आप लोगों को के मुंह से निकलवाता हूं, क्या कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है? प्रीमियम पे, पार पे, डिस्काउंट पे। और अब मैंने 4 बार लाइन रिपीट किया कि 800 वाले शेयर्स हैं उसको डिस्काउंट पे इश्यू यानी कि रीइश्यू कर सकते हैं। ये 4 फीचर वाले शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइश्यू करना इंडिया में अलाउड है। क्यों अलाउड है? क्योंकि हमने सेबी को बोला भाई साहब ये तो 800 जो शेयर हैं ये तो खराब हो गए, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो सेबी ने जांच पड़ताल की, कहते ठीक है जी ये वाले शेयर को सिर्फ आप सिर्फ मार्केट में डिस्काउंट पे उतार सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पता है कितनी डिस्काउंट देना? कंपनी वालों ने जितना इन 4 फीचर वाले शेयर्स का पैसा जब्त किया था ना, सिर्फ मैक्सिमम उतनी डिस्काउंट देना, आप अपने आप को घाटे में मत रखना। कंपनी कहती पता है, तो कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देती है? जितना इन्होंने 800 वालों का पैसा अंदर कर लिया। सर समझ नहीं आया यार, सोच के देखो, एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपए, बंदे ने 3 रुपए पे किए, बाकी कितने पे नहीं किए? 7। हमने उसको 3-4 बार इन्फॉर्म कर दिया, नोटिस दे दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने उसके पैसे जब्त कर लिए, बताओ कितने? 3 रुपए उसके जब्त कर लिए, ठीक है जी। उस बंदे के 3 रुपए कंपनी ने जब्त कर लिए, क्योंकि 7 रुपए तो उसने दिए ही नहीं, तो कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 रुपए का। अब जब कंपनी रीइश्यू करने चाहेगी, अब जो बच्चों का डाउट आता है, स्कूल में जो बच्चा आधा अधूरा समझ आता है उसका डाउट क्लियर कर रहा हूं पहले ही एडवांस में। जो हमने शेयर फॉरफिट किए उसकी एक अलग एंट्री होगी, जो हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं वो सेकंड प्रोसेस होगा। फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस को कभी भी कंपेयर नहीं करना। अगर आप मेरी ये वाली लाइन को याद रखोगे, आपके ये वाले क्वेश्चन स्मूथली हैंडल हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? शेयर फॉरफीचर वाले को और जो शेयर रीइश्यू करना चाहेंगे, मार्केट में नया दुकान वो ढूंढेंगे बंदा, उनके प्रोसेस को आपस में कंपेयर नहीं करना, क्योंकि जो बंदे के शेयर फॉरफिट किए उसने तो खाली 3 रुपए भरे हुए ना। और जब आप मार्केट में दोबारा रीइश्यू करने जाओगे, रीइश्यू आप डिस्काउंट पे भी कर सकते हो, पार पे भी, प्रीमियम पे भी। आप ये नहीं कह सकते सर पहले जब हमने आईपीओ निकाला था तब तो 10 वाला शेयर आपने 13 या 12 रुपए में रीइश्यू किया था, प्रीमियम लिया था, अब आप 10 वाला शेयर 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो या 10 में। तो पहले फॉरफीचर को और दूसरे रीइश्यू को आपस में कंपैरिजन नहीं करना, ये दोनों इंडिपेंडेंट एंट्रीज रहेंगी। उसके बाद
कंपनी ज्यादा से ज्यादा पता है कितने में शेयर री इश्यू कर सकती है हमारी केस स्टडी में? 7 में। और आपके टीचर ने यही वाला क्वेश्चन डालना है, कहता 7 कहां से आया? मैं बता रहा हूं 7 कहां से आया। जो री इश्यू कर रहे हैं शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए है ना, पहले वाले ने 3 रुपए दिए थे, उसके शेयर कैंसिल करा दिए, पहला प्रोसेस खत्म हो गया। बताओ कौन सा? शेयर फॉरफीचर का। शेयर फॉरफीचर का प्रोसेस खत्म हो गया। अब 2-4 दिनों के बाद कंपनी नया मुर्गा ढूंढने गई, मतलब नया शेयर होल्डर ढूंढने गई। उसको हमने बोला 10 वाला शेयर मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम तेरे को री इश्यू कर रहे हैं मैक्सिमम डिस्काउंट पे। तो आपके इस बार पेपर में यही वाला क्वेश्चन गिरेगा 3 नंबर में। अभी हाफ ईयरली की बात कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन का री इश्यू प्राइस नहीं देंगे आपके टीचर, मैं लिख के दे रहा हूं 99%, 1% का प्रोविजन छोड़ रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन आएगा ये वाला कि इतने शेयर फॉरफिट कर दिए गए। फॉरफीचर की 3 एंट्रीज होती हैं, पहले शेयर फॉरफिट करने की, दूसरे पे शेयर री इश्यू करने की। री इश्यू में आपके पास क्वेश्चन में लाइन आएगी कि कंपनी आर री इश्यूइंग इट्स शेयर एट द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो जितना पैसा आपने पीछे लोगों का जब्त किया है मैक्सिमम उतनी डिस्काउंट दे सकते हो। तो हमारे केस में डिस्काउंट कितनी देंगे मैक्सिमम? री इश्यू प्राइस क्या रखेंगे? अच्छा, अगली केस स्टडी बोल रहा हूं। कंपनी को शेयर होल्डर ने 5 रुपए दे दिए थे, 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के। अब कंपनी मैक्सिमम, कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ? ये पहला है फॉरफीचर का केस, इसको री इश्यू के साथ कंपैरिजन नहीं करना। सेकंड बोल रहा हूं कंपनी मैक्सिमम कितने पे री इश्यू कर सकती है? 5 क्या है? 5 है, डिस्काउंट भी हो सकता है और री इश्यू प्राइस भी हो सकता है। अगला पॉइंट, अगर कंपनी ने फर्स्ट कॉल भी उसकी जब्त कर ली, फर्स्ट कॉल का रेट रखा मैंने 1 रुपए, कंपनी ने टोटल 6 रुपए जब्त कर लिया, कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ? कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है? 4 गलत है। कंपनी मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है 6, मतलब कंपनी ने जितना लोगों का पैसा हड़प लिया ना मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं देगी। तो कंपनी उस केस में री इश्यू प्राइस रख सकती है 4 रुपए। ये केस स्टडी समझ में? कम रख सकती है, हाँ कम से कम 4 रखना है, ज्यादा तुम 10 रख लो, 13 रख लो, 15 रख लो। क्वेश्चन जो आपको आएगा इस बार वो यही आएगा कि मैक्सिमम कंपनी कितना डिस्काउंट देगी। तो आप सोच लेना जितना पैसा उसका मैंने जब्त किया है। अब इसकी 3 एंट्रीज होती हैं, इधर देखो। पहला पॉइंट, सर तीसरी एंट्री आपने नहीं बताई। पहली एंट्री पता क्या की करी? फॉरफीचर की। दूसरी करी री इश्यू करने की। तीसरे नंबर पे कंपनी को जितने का प्रॉफिट हुआ। अब मैं नॉर्मल केस स्टडी ले रहा हूं, मैंने आपको ना पहले, नॉर्मली मैं आपको ऐसे नहीं समझाता, पहले आपको मैं इजी या बेसिक्स कराता हूं, उसके बाद एडवांस कराता हूं। इस वाले आज वाले मैंने आज वाली डिस्कशन में ना आपको पहले एडवांस करा दिया पॉइंट, अब बेसिक्स वाला करा रहा हूं जिसके ज्यादातर क्वेश्चंस हैं। कंपनी ने 6 रुपए जब्त किए, कौन कौन से? एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के। कंपनी शेयर री इश्यू कर रही है 8 रुपए पे। मैक्सिमम क्वेश्चन में री इश्यू प्राइस क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको सोचना नहीं है। तो मतलब मैंने मुश्किल वाला टॉपिक पहले करा दिया, आसान वाला अब करा रहा हूं। कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ था? 6 रुपए का। कंपनी ने शेयर री इश्यू किया 8 में, लॉस कितने का हुआ? 2। किस किस को समझ में आया है? कंपनी ने शेयर री इश्यू किया 8 में, 10 वाला शेयर 8 में री इश्यू किया, 2 का घाटा हो गया। कंपनी पहले कितने पैसे अंदर कर चुकी है? अब ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को डिस्काउंट कितना दे रही है? 2। अब मैंने 8 रुपए री इश्यू प्राइस लिया था ना, तो इस केस स्टडी में कंपनी ने 2 का डिस्काउंट दिया सामने वाले को। कंपनी को नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? तो कंपनी इस नेट प्रॉफिट को ना, जो शेयर फॉरफीचर का है, उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। तो तीसरी एंट्री होती है कैपिटल रिजर्व की। ये 3 एंट्री होती है शेयर फॉरफीचर की। लेकिन पहले वाली जो एंट्री है उसके अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। पॉइंट नंबर 1 जल्दी से पढ़ो। हो गया जी पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 हो गया, जल्दी से रीड कर लो कि आपको समझ आ गया। मैंने डिस्कस कर दी है। When any amount already paid by the shareholder is also forfeit by the company। सर अब देखो मेरे पास ना बच्चे जो डाउट पूछते हैं सेकंड पॉइंट में, मतलब मैं उनको जेन्युइन डाउट ही कंसीडर करता हूं। वो ये कहते हैं, हर बार 1-2 बच्चे मुझे कहते हैं कि सर अगर ये वाला बंदा रिक्वेस्ट करने आया कंपनी में कि मुझे मेरे पैसे वापस दे दो कुछ काट कूट के, क्या कंपनी ऐसे पैसे वापस देगी? कंपनी नहीं देती, क्योंकि कंपनी के ना आर्टिकल में, प्रोस्पेक्टस में पहले ही लिखा हुआ है कि अगर आपने इतने नोटिस के बाद पैसे नहीं दिए, हम सारे पैसे आपके जब्त रखते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करेगी, कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। बच्चों का डाउट जेन्युइन है कि अगर वो रिक्वेस्ट करे कुछ पैसे काट के, कंपनी देती है नहीं देती? तो कंपनी ने जितने पैसे रखने थे अपने पास रख लिए, प्रॉफिट है।
खरीद सकता है, खरीद सकता है, लेकिन कंपनी सारी केवाईसी पूरी कराती है, देती नहीं है उसको, क्योंकि आजकल अंगूठा लगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फोटो सब कुछ लगता है, बायोमेट्रिक सब कुछ लगेगा, कंपनी देती नहीं है। पॉइंट आपका जेन्युइन है। क्या डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर दोबारा से खरीद सकता है? यार देखो, जिसके शेयर पे कंपनी ने जब्त किया, आपको पता है गर्व के पॉइंट थ्योरेटिकल तो था, प्रैक्टिकल पॉइंट की भी देखो कैसे मैं इसकी धज्जियां उड़ाता हूं इस पॉइंट की। कैसे? अगर हमारे शेयर पे जब्त हुए हैं, शेयर पे जब्त हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को 4 पे और भरने थे फाइनल कॉल के। किसको ये लाइन समझ में आ गई है? री इश्यू प्राइस कंपनी रख रही है 8 रुपए। पहली बात, कंपनी देगी ही नहीं। दूसरी बात यह है, कौन ही लेगा यार? जब डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के पास अगर सरप्लस पैसा होता, वो तो 4 पे भर के डिफॉल्टिंग लिस्ट में ही ना आता, तो इसलिए वो 8 में खरीदेगा नहीं। ओके है ना? लॉजिक क्लियर होना चाहिए। उसको तो शेयर 14 का पड़ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है आपको। पॉइंट नंबर 3, शेयर फॉर फ्यूचर का जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट में आएगा। हमें पता है प्रॉफिट यार क्रेडिट में ही आते हैं, पता है आपको, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि शेयर कैपिटल को आपने अपनी जर्नल एंट्री में डेबिट कर देना है। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूं वो बताना। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है हमारे 8 में से? बैंक टू शेयर, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, क्या आपको लगता है आपको सेकंड एंट्री आती है? मैंने आपसे पूछा, क्या आपको लगता है आपको सेकंड एंट्री आती है? रिपीट करना। शेयर, आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया है, समझ गए? आप शेयर कैपिटल को तभी क्रेडिट करते हो जब आपकी शेयर मतलब आपकी कैपिटल बनती जा रही है या शेयर इश्यू कर रहे हो। कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो अपनी कैपिटल को क्रेडिट करती है। आधे बच्चों को समझ आ गया, आधे बच्चों को फिर से समझ आ जाएगा। तीसरी एंट्री बोलना, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रही है ना, तो याद रखना जब जब शेयर्स इश्यू करते हैं हम, चाहे वो एप्लीकेशन के, अलॉटमेंट के, फर्स्ट के, फाइनल कॉल के, नहीं आता तो एंट्री सोच लो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ माइंड में। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट हो रही है ना। जब जब कैपिटल बन रही है या हम अलॉटमेंट एप्लीकेशन का पैसा भरते जा रहे हैं तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। फोर फीचर के टाइम पे हम उसके शेयर बना रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं? एक बार फिर से बोल रहा हूं, शेयर फोर फीचर के टाइम पे उसके शेयर्स बन रहे हैं या कैंसिल हो रहे हैं? तो अब आप बताओ शेयर कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए कि डेबिट? जब शेयर कैपिटल बन रही होती है ओरिजिनल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल के टाइम पे, तब क्रेडिट कर रहे होते हो। जब कैंसिल होगी तो डेबिट हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा। फोर फीचर की एंट्रीज मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं आती समझ। तीसरी चौथी बार में जब रिवीजन होती है तब जाके बच्चे कहते हैं कि सर अब जाके चैप्टर धीरे धीरे समझ आना शुरू हो रहा है, पहली बार तो ऊपर से निकल जाता है। मैंने आपको बिल्कुल देसी तरीकों से करा रहा हूं, चैप्टर की जड़ ले रहा हूं कि हमने पहले क्या किया था, शेयर कैपिटल को क्रेडिट। जब कैंसिल करोगे अकाउंट्स में, कैंसिलेशन का मतलब है क्रेडिट को डेबिट कर दो, डेबिट को क्रेडिट। तो चौथा पॉइंट पढ़ के देखना, आपको समझ में आता है। इन जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड, दैट इज शेयर एंड शेयर कैपिटल आर कैंसल्ड बिकॉज, कह रहे हैं फोर फीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल कैंसिल हो रही है तो उसको डेबिट कर देना बिकॉज। ये लाइन आपको मिलेगी नहीं बुक में, बिकॉज के बाद वाली। बिकॉज ओरिजिनली इन 8 जर्नल एंट्रीज वी क्रेडिटेड द शेयर कैपिटल। और हमने शेयर कैपिटल वाली एंट्री याद है ड्यू के टाइम पे करते हैं। ड्यू वाली एंट्री होती है सेकंड, थर्ड, 5, 7। यहां तक समझ आ गया होगा। चलो जी, इसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आओ। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है शेयर फॉर फीचर, ये डिस्कस हो गया हमारा। कह रहे हैं जो भी आपका शेयर फॉर फीचर का डिस्काउंट है जो री इश्यू करोगे, तो री इश्यू मैक्सिमम कितने पे कर सकते हो? जितना आपने किसी का पैसा जब्त किया मैक्सिमम उतनी डिस्काउंट पे। ये पढ़ के देखना। नोट नंबर 1 और 2 क्लियर है? नोट नंबर 1, 2 अपने आप पढ़ो, क्लियर है? कॉपी पे ये पॉइंट नंबर 5 और 6 है। जिसने तो मेरी बातें ध्यान से सुन ली या थोड़ी बहुत भी ध्यान से सुन ली उसको पॉइंट 6, 5 और 6 क्लियर हो चुका होगा। जिसको नहीं हुआ जल्दी से पूछ लो, मैं समझाऊं। ठीक है जी, हो गया। पॉइंट नंबर 7 पे आओ। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि एट द एंड जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ, आपको उसके प्रॉफिट को अपने घर में भेज देना बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में उसका प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व के अंडर। कैपिटल रिजर्व वो प्रॉफिट होता है जो कभी कभी होता है। क्या मैं सभी के शेयर क्या हर दूसरे दिन कैंसिल करता हूं क्या? नहीं भाई, ये तो कभी, जब मैं आईपीओ ही 5 साल 10 साल में एक बार निकालता हूं आईपीओ, तो आईपीओ के टाइम पे ये दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 5 साल 10 साल में कभी कभार ये प्रॉफिट होता है। फिर
कैपिटल रिजर्व में आपने वो सारा का सारा प्रॉफिट जो जब्त किया था कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। मेरे केस स्टडी में 6 रुपए प्रॉफिट हमने उसका जब्त किया था, 2 रुपए री इश्यू किया था, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? समझ में आया? हमने कंपनी में शेयर उसके 6 रुपए जब्त कर लिए थे, हमने री इश्यू में डिस्काउंट रखा था 200, कंपनी को नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? तो ये 4 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। इसी के बेस पे एक और केस स्टडी बोलता हूं। कंपनी ने 800 शेयर फॉरफिट किए थे अपनी केस स्टडी में, कंपनी ने अपनी केस स्टडी में 800 शेयर फॉरफिट किए थे। कंपनी ने री इश्यू किए हैं 500 शेयर। अब इस पॉइंट को आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है व्हाट्सएप भाषा में, बताओ कितने शेयर्स का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए? ओनली ऑफ दोज शेयर्स विच आर री इश्यूड, सिर्फ उसी का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में डालना है सर, बाकी बाकी अभी पड़ा रहेगा शेयर फॉरफीचर में ही। नहीं नहीं, जितना मैंने अभी बताया मैं तो उसका पूछ रहा हूं, वो हो सकता है वो क्वेश्चन में कर लेंगे। तो कंपनी ने 800 में से अगर 500 शेयर री इश्यू किए है ना, तो सिर्फ 500 शेयर के बदले में मुझे आज प्रॉफिट पता चल जाएगा कि मैं प्रॉफिट में गया हूं कि पार पे आ गया हूं। तो जितने री इश्यूड शेयर्स सिर्फ उसी का कैपिटल रिजर्व बनेगा, बाकियों का नहीं। अब हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज। करो जी फर्स्ट जर्नल एंट्री। हमने टॉपिक सीख लिया, अब हम अकाउंटिंग सीखने वाले हैं कि अकाउंट्स में इसको करना कैसे है, नंबर कैसे लेने हैं टीचर से। नोट्स वाली कॉपी पे ही। तो ये देखो सबसे पहले आपके पास केस स्टडी आई है, केस नंबर 1 के साथ लिखा हुआ है ए। अगर कंपनी ने शेयर पार पे बेचे हैं तो सोच के देखो, मैं इश्यू के टाइम पे ये मैंने पहला फोल्डर बना दिया है, इश्यू के टाइम पे पहला फोल्डर, ठीक है जी, पहला जो कॉलम बना हुआ है इश्यू के टाइम पे। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि बंदे ने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के पैसे पे ही नहीं किए, तो कंपनी पहले पैसा ड्यू करती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर ये एंट्री तो हमने सीखी नहीं बेटा, की है, बताओ ये कौन सी एंट्री बनती है? थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इश्यू के टाइम पे कंपनी ने शेयर कैपिटल को देखो क्रेडिट कर दिया, इश्यू वाला कॉलम देखना पहला डिब्बा, कर दिया क्रेडिट। अब री इश्यू की एंट्री आ रही है हमारे लिए, जो पॉइंट नंबर जो पहला फोल्डर है पहला कॉलम वो नहीं, जो ये साइड वाला है ये है नया। हमने अलॉटमेंट का रेट रखा है 2 रुपए, फर्स्ट कॉल का 3 रुपए, फाइनल कॉल का 4 रुपए, एप्लीकेशन का 1 रुपए। सोच के देखो, अगर अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, क्या बंदे ने फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के दे दिए होंगे? नहीं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? इसकी जर्नल एंट्री बनती है सारी शेयर कैपिटल, मैं सारा पैसा मंगवा चुका हूं और बंदे ने सिर्फ पहला पैसा दिया, बाकी दिया ही नहीं, तो उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री ये होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को उतने से डेबिट करना है जितना पैसा आपने उनसे मंगवा के ड्यू किया था। मतलब अगर आपने 8 जर्नल एंट्री की थी तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो 10 से। अब जो जो पैसे नहीं दिए उस पैसों का नाम लिख दो, जो जो पैसे उसने दे दिए उसके आगे शेयर फॉरफीचर लिख देना। तो यहाँ पे नाम पता है किस किस का आएगा? मैं आपको बता देता हूं, उसने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए हैं, तो अलॉटमेंट का नाम भी आएगा, फर्स्ट का नाम भी आएगा, फाइनल का नाम भी आएगा। ये नाम उस उसका आएगा जो पैसे नहीं मिले, तो आप एंट्री में देख सकते हो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ये क्या वर्ड है? आपको लग रहा होगा ये बड़ा हल्का शब्द है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड रहेंगे बेटा, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल के। हमने शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि ओरिजिनली मैंने उसको क्रेडिट कर दिया होगा, तो मैंने सारी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। अब करो डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए, जो जो पैसे नहीं दिए उसका नाम लिखो, 2 शेयर अलॉटमेंट 2 रुपए, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 3 रुपए, 2 शेयर फाइनल कॉल। इसके ब्रैकेट में सर्कल में देखना क्या बनाया मैंने, अमाउंट नोट रिसीव। जो ईएमआई बंदे ने नहीं पे की उसका नाम लिखो, लिख दिया मैंने। जो पैसे मिल गए उसके सामने शेयर फॉरफीचर का नाम लिखो, अमाउंट रिसीव। बनाओ ये वाली जर्नल एंट्री फर्स्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपए। सारी ड्यू वाली एंट्रियां उल्टी हो गई हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैसा नहीं मिला ना, तो जो ड्यू किया था उसको कैंसिल कर दो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके ब्रैकेट में कोल्ड अप लिखना बहुत जरूरी है। अभी 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 पेपर में तो करना ही कोल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई है,
क्वेश्चंस में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये केस नंबर 1 का पहला केस है। केस नंबर 1 में टोटल 3 केस बन सकते हैं। ये 1 का ए है, इसके बाद लिखो 1 का बी, ये लिख दिया आपने, और मैंने ब्रैकेट में यहां पे लिखा हुआ है एज्यूम ओनली एप्लीकेशन इज रिसीव। तो जो पैसे मिले हैं उसके आगे शेयर फॉरफीचर शब्द आता है। केस नंबर बी करो, 1 का बी, इफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। पहले वाले केस में हमने शेयर माना था कि वो पार पे है,